हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जैसा कि हमारा पैटर्न है, हम सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस, क्योंकि हमने जो है पूरा कोर्स सिलेबस के हिसाब से कवर करना है और सिलेबस के सीक्वेंस में ही हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो अब हमारा सिलेबस का जो टॉपिक है वो है द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लेकिन इसमें इसी के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे सिलेबस के टॉपिक्स हैं जो इसी के अंदर ही कवर हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी जो थ्योरीज हैं या उनकी जो डिटेल्स है वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है इनसे, तो इसी में ही उनको डिटेल के साथ एलेबोरेट किया गया है। तो इसमें मैंने वो पोर्शंस भी डाले हुए हैं जो कि जो कि इससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स के लिए भी रेलेवेंट है, जैसा कि स्टेटहुड इन इंटरनेशनल लॉ और द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। ये दोनों टॉपिक्स भी द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अंदर ही कवर हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले जैसे कि हमारा पैटर्न है कि हम देखते हैं कि पास्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कौन से हैं हमारे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। तो 2018 में इसी एरिया से क्वेश्चन आया है, 2011 में आया है, 2010, 2009, 2008 और 2005 में वेरियस चीजों के बारे में पूछा गया है। इसमें मोस्टली आप देखें ना, ये इंडिविजुअल एंड एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फिर उसमें स्टेट के बारे में या स्टेट से रिलेवेंट जो जो चीजें पूछी गई हैं वो सारी मैंने इनमें डिस्कस की हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है refers to entity endowed with legal personality capable of exercising certain rights and duties on their own account under the international legal system। जो subjects of international law है वो basically entities हैं जो endowed की गई हैं legal personality के साथ, वो exercise करती हैं कुछ rights and duties अपने हिसाब से और international legal system के अंडर। अच्छा, 19th सेंचुरी में जो था सिर्फ स्टेट्स ही एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादा से ज्यादा एक्टर्स इमर्ज हुए इंटरनेशनल लीगल एरिना में, जैसे कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस स्टेट्स ने क्रिएट की, एनजीओज, काफी सारे इंडिविजुअल्स ने एनजीओज बनाई, मल्टीनेशनल एंड इवन नेचुरल पर्संस यानी इंडिविजुअल। अच्छा, ये these can now be considered as having to a large or sometimes limited extent the capacity to become international persons। यानी कि अब जो एनजीओज हैं, आईजीओज हैं या इंडिविजुअल्स हैं, अब ये भी काफी हद तक इस कैपेसिटी तक पहुंच चुके हैं कि इन्हें भी एक लीगल इंटरनेशनल पर्सनालिटी का स्टेटस मिला जाए। अच्छा, कुछ राइटर्स हैं वो इसके बारे में कहते हैं, जैसा कि स्टार्क कहता है सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ का मतलब है एन इनकम्बेंट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर इंटरनेशनल लॉ। एक तो ये कहता है, दूसरा कहता है द होल्ड ऑफ प्रोसीजरल प्रिविलेजेस ऑफ प्रोसिक्यूटिंग क्लेम बिफोर एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल। ठीक है, द पोजेसर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ विच प्रोविजन इज मेड बाय इंटरनेशनल लॉ। स्टार्क के हिसाब से ये जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है उसमें ये चीजें होंगी, मतलब एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ का मतलब है कि उसके पास राइट्स और ड्यूटीज हों जो कि इंटरनेशनल लॉ एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है या एक स्टेट को देता है, और उसके पास एक प्रोसीजरल प्रिविलेजेस हो ताकि वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के सामने अपना कोई केस ले जा सके। The possessor of interest for which provision is made by international law, ये तीसरा है। ओपन हिम कहता है कि an international person is one who possess legal personality in international law। ओपन हिम कहता है कि इंटरनेशनल पर्सन वो है जो कि लीगल पर्सनैलिटी रखता है इंटरनेशनल लॉ में, यानी कि one who is subject of international law is as to enjoy rights, duties or powers established in international law। It also gives the capacity to act on the international plan either directly or indirectly through the state। तो ओपन ह्यूमन के हिसाब से इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी की जो है वो ये खसूसियात है, उसके पास राइट्स एंड ड्यूटीज हो, उसके पास कैपेसिटी हो कि वो इंटरनेशनल एरिना में
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है एक रोल प्ले कर सके, एक कंट्रीब्यूट कर सके। उसके बाद अब हम देखते हैं थ्योरीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहले है रियलिस्ट थ्योरी। रियलिस्ट थ्योरी ये कहती है कि स्टेट्स जो है सिर्फ वही है सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। According to the orthodox positive doctrine, states are the only subject of international law. ठीक है, according to Professor Oppenheim, the law of nation is primarily a law of international conduct of states and not of their citizens. Oppenheim कहता है कि जो international law है वो states का है, ना कि उसके citizens का है. If individuals have any right, then it can be claimed only through the states. अगर किसी इंडिविजुअल को कोई इशू है तो वो अपनी स्टेट के थ्रू क्लेम करेगा। The jurist of this school believes that the states are the subject of international law while individuals are the object of international law. जूरिस्ट इस स्कूल के ये बिलीव करते हैं कि जो स्टेट है वो है सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जबकि इंडिविजुअल जो है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद है फिक्शनल थ्योरी। फिक्शनल थ्योरी के मुताबिक इंडिविजुअल्स अलोन आर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसमें जो सिर्फ इंडिविजुअल है वही इंटरनेशनल लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं। इस थ्योरी के हिसाब से जूरिस्ट बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल जो है सिर्फ वही हक रखते हैं कि वो जो है अपना एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी बने। प्रोफेसर केल्सन opined that the laws ultimately apply to the individuals and are of the individuals alone. As per this theory, the welfare of an individual is the ultimate goal of international law. इस थ्योरी के मुताबिक कि इंटरनेशनल लॉ का पर्पस यही है कि इंडिविजुअल लेवल पे जो है वेलफेयर हो, तो इसीलिए इस थ्योरी में ये कहा गया है कि सिर्फ इंडिविजुअल ही सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। अच्छा, फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी में स्टेट, इंडिविजुअल और कुछ नॉन स्टेट एंटिटीज भी सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। The jurists with the moderate view criticize both of the above theories. These jurists believe that states, individuals and certain non-entities are subjects of international law. ये self-explanatory है। Now individuals got right even against the states. An example of this is the European Convention on Human Rights in 1950. अब इंडिविजुअल भी एक इंटरनेशनल लेवल पे राइट्स रखते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन 1950। अंडर इंटरनेशनल Covenants on Human Rights 1966, International Covenant on Human Rights 1966 भी उसकी एक अच्छी एग्जांपल है। It is held that individuals can claim rights directly under international law. In some cases, non-state actors like colonies and protectorate states are treated as subjects of international law. इसके मुताबिक नॉन स्टेट एक्टर जैसे कि कोई कॉलोनी हो गया या कोई प्रोटेक्टोरेट स्टेट हो गई, वो भी ट्रीट की जाती है एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं स्टेट्स। स्टेट्स, ओपनहीम कहता है कि 4 कंडीशन होनी चाहिए एक स्टेट के लिए। पहले पीपल, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवेरेनिटी। ओपनहीम के मुताबिक ये 4 चीजें एक स्टेट के लिए जरूरी है कि वो वजूद में आए। उसके अलावा जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन स्टेटहुड ऑफ 1933 है, उसमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट किया गया है। उसमें कहता है कि ये 4 चीजें होनी चाहिए। ये भी 4 चीजें ही कहता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि वो सोवेरेनिटी का कहता है, ये द कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स। ठीक है, अब ये मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑफ स्टेटहुड ऑफ 1933 कहता है कि एक स्टेट के पास एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड द कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स। अब ओपनहीम की ओपिनियन और मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में सिर्फ और सिर्फ ये 4th नंबर के जो व्यू है इसका फर्क है। उसमें वो सोवेरेनिटी का कॉन्सेप्ट देता है, इसमें जो है कैपेसिटी to enter into relation with other states है। अच्छा, अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है डिफाइंड टेरिटरी।
द कंट्रोल ऑफ टेरिटरी इज द एसेंस ऑफ अ स्टेट, एक जरूरी एलिमेंट है कि उस टेरिटरी पे एक स्टेट का कंट्रोल हो। Territorial sovereignty allows a state to exercise sovereignty within that territory without any interference from foreign government without its consent, कि आपकी स्टेट की टेरिटरी में आपकी मर्जी के अलावा कोई इंटरफेयर ना कर सके। This concept is defined by geographical area separated by border lineage from the other state's territory. So the delimitation of state boundaries is of crucial importance. Absolute certainty is not required, ठीक है, absolute certainty भी require नहीं होती है। उसके अलावा भी जो है आप एक टेरिटरी एक्वायर करें तब भी जो है आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। उसके बाद है परमानेंट पॉपुलेशन। जो वॉन्डरिंग ट्राइब होते हैं वो एक स्टेट का दर्जा नहीं रख सकते। There must be a people linked to a specific territory on a more or less permanent basis and who can be regarded as its inhabitants. Western Sahara's case, ठीक है, उसमें क्या है, ये एक केस स्टडी है हमारे पास, Western Sahara's case. It was noted that territory of the Western Sahara is populated by a nomadic tribe who go freely across the desert. However, it was held that their link with the territory is such that they may be regarded as its population. ठीक है, वो भी उस एरिया की पॉपुलेशन है लेकिन वो परमानेंट नहीं है। अगर वो परमानेंट हुई तो फिर वो जो है उस एरिया की परमानेंट पॉपुलेशन मानी जाएगी। गवर्नमेंट, अच्छा, the government must be effective within the defined territory and exercise control over the permanent population. जो गवर्नमेंट हो वो इफेक्टिव हो अपनी डिफाइंड टेरिटरी में और एक प्रॉपर कंट्रोल एक्सरसाइज करती हो अपनी परमानेंट पॉपुलेशन के ऊपर। इसी में हमारे पास एक केस स्टडी है आलैंड आयरलैंड केस, ठीक है। इसमें क्या था, द मेन क्वेश्चन वाज द डेट ऑन व्हिच फिनलैंड बिकेम अ स्टेट। इसमें बेसिकली फिनलैंड और रशिया का इशू है। अब फिनलैंड जब रशिया से अलग हुआ तो वो एक अलग स्टेट बन गया, लेकिन उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो खुद को एक अलग स्टेट डिक्लेयर कर सके, क्योंकि वहां पे अंदर उस फिनलैंड के अंदर अपराइजिंग शुरू हो गई। तो फिनलैंड ने क्या किया कि रशिया से मदद मांगी और उन्होंने अपने ट्रूप्स दिए, रशिया ने अपने ट्रूप्स उसको दिए फिनलैंड को। तो फिर वो इस काबिल बनी कि उसने जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। तो इसलिए जो है ये केस इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें ये है कि द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ जूरिस्ट हेल्ड दैट द एग्जैक्ट डेट फिनलैंड बिकेम अ स्टेट वाज व्हेन द पब्लिक अथॉरिटीज हैड बिकम स्ट्रांग इनफ टू असर्ट देमसेल्फ थ्रू द territories of the state without the assistance of foreign troops, and that was in May 1918. तो जूरिस्ट ये कहते हैं कि स्टेट उस वक्त वजूद में आई जब उन्होंने एक प्रॉपर फंक्शनल गवर्नमेंट बना दी बगैर किसी एक्सटर्नल हेल्प के। इसमें एक्सेप्शन क्या है, द इफेक्टिव रिक्वायरमेंट डज नॉट अप्लाई टू एन एस्टैब्लिश्ड स्टेट। अ स्टेट डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट व्हेन इट इज टेम्परेरीली डिप्राइव्ड ऑफ एन इफेक्टिव गवर्नमेंट। यानी कि सिविल वॉर या फिर ये अगर हो जाए तो ये उसको एक स्टेट को स्टेटहुड से डिप्राइव नहीं करते, क्योंकि उसमें एक अगर परमानेंट गवर्नमेंट ना हुई तो इसके इन सिचुएशन में भी एक स्टेट जो है वो स्टेटहुड का दर्जा रखती है। कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स, अच्छा, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन रेफर करता है कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस एज इंडिपेंडेंट इन लॉ। Judge Anzilotti in Austro-German Custom Union case delivered his opinion in respect of the meaning of independence. Independence may also be described as sovereignty or external sovereignty, by which is meant that the state has over it no other authority than that of international law. Basically इसका मतलब ये है कि जो एक कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट है, ये इटसेल्फ एक सोवेरेनिटी है, ठीक है। ये सोवेरेनिटी है, इसका मतलब ये है कि अब आपके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है सिवाय इंटरनेशनल लॉ के।
सेकंड नंबर पे जो हमारे सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं वो हैं ऑर्गेनाइजेशंस. अपार्ट फ्रॉम स्टेट, international organization is a subject of international law since they are the organization of states which are assigned with specific function. They must enjoy some measure of international personality to carry out the function. International personality of the United Nations. ठीक है. Legal capacity of UN is affirmed in Article 104 of UN Charter. UN Charter का आर्टिकल नंबर 104 जो है वो कहता है the organization shall enjoy in the territory of each its member such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functional and the fulfillment of its purpose. उसी के अलावा आर्टिकल 105 कहता है guaranteed privileges and immunities of the UN, its official and representatives. उसी के अलावा एक और आर्टिकल है आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 of the Convention on the Privileges and Immunities of the UN. The UN shall possess judicial personality and that it shall have the capacity to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property and to initiate legal proceedings. अच्छा, the most important evidence for the determination of the international personality of UN is to advisory opinion in the reparation case. अब ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमारे पास एक केस है रिपेरेशन केस. सितंबर 1948 में कोर्ट बेर्नाडोटी, a Swedish national, was assassinated in Jerusalem, which was in Israel position. He was the chief UN truce negotiator in the area. In the course of deciding what action to take in respect of his death, the UN General Assembly requested ICJ to give an advisory opinion on whether UN had the capacity to enter an international claim against the responsible government to obtain reparation. The court in its opinion has come to a conclusion that the organization is an international personality. That is not to say that it is a state and possesses the same legal personality, right and duties to that of the states, but it is subject of international law and capable of possessing international rights and duties and has capacity to maintain its rights by bringing international claims. तो ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के लिए एक केस स्टडी है. अच्छा, क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनेशनल पर्सनालिटी. अब रिपेरेशन केस में दो क्राइटेरियाज दिए गए हैं. पहले नंबर पे है द इंटेंशन ऑफ अ स्टेट टू एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी डिटैच्ड फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स. ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया है. इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स, मे आल्सो बी एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द constituent instrument of the organization. ये बेसिकली एक constituent instrument of the organization से भी जो है मेंशन किया जा सकता है. इसका एग्जांपल है आर्टिकल 4 का सब क्लॉज 1 ऑफ द रोम स्टैट्यूट एस्टैब्लिशिंग द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एज हैविंग एन इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी. दूसरा जो इसका क्राइटेरिया है द एक्चुअल एक्सरसाइजिंग एंड एंजॉयिंग ऑफ फंक्शंस एंड राइट्स व्हिच कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड on the basis of the position of a large measure of international personality. अच्छा, इसमें अब कुछ राइट्स हैं जो कि दिए गए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को. पहले नंबर पे है द ट्रीटी मेकिंग पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, राइट्स टू ब्रिंग इंटरनेशनल क्लेम, राइट टू प्रोटेक्ट फॉर इट्स एजेंट एक्टिंग इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी. ये चार राइट्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं. उसके बाद आता है हमारे पास इंडिविजुअल्स. देखिए फ्रेंड्स, इंडिविजुअल एक अलग से हमारे सिलेबस में मेंशन भी किया गया है, स्टेट एंड इंडिविजुअल. अब अगर हम इंडिविजुअल पे लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे जो कि इसी स्लाइड में है, फिर उसके बाद हम स्टार्क और ओपनह्यूम की जो अलग अलग व्यूज है वो हम मेंशन करेंगे. फिर उसके बाद जो तीन थ्योरीज हैं हमारे पास, हमने इसी लेक्चर में पहले डिस्कस की हैं, वो थ्योरीज देंगे. फिर हम इंडिविजुअल की तरफ चले आएंगे. अच्छा,
Before the 20th century, the view was that individual was merely an object and not subject of international law. However, since World War I, the community of nations has become increasingly aware of the need to safeguard individuals' rights under the international law. Thus, many scholars provided the thesis that individuals should also be regarded as subject of international law. देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्कॉलर्स ने जब अपनी थीसिस पब्लिश कराई तो उनमें उन्होंने इंडिविजुअल्स के बारे में लिखा और इंडिविजुअल को एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के लिए उन्होंने लिखा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर इंटरनेशनल लॉ। जब इंडिविजुअल एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ बन गए तो उनकी क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। देयर आर norms which establish direct responsibility of an individual. Individuals who commit certain crimes under international law should be punished as according to ILA. कुछ ऐसे क्राइम जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंडर आते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल उनको कमिट करता है तो उसको जो पनिशमेंट है वो भी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ही मिलेगी। जैसे कि पायरेसी है, ये जो क्राइम्स हैं ये पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हो ये इंटरनेशनल क्राइम माने जाते हैं। पायरेसी है, स्लेव ट्रेडिंग है, जेनोसाइड है, वार क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली imposes a legal duty upon individual not to commit such crimes. इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली इंपोज करता है लीगल ड्यूटी इंडिविजुअल पे कि वो इस तरह के क्राइम को कमिट ना करें। अब इसमें जनरल रूल्स है। द इंडिविजुअल हैव नो लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब है द राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन और टू अपीयर इन अ कोर्ट, यानी किसी कोर्ट के सामने हाजिर होना। द इंडिविजुअल हैव नो लोकस स्टैंडी और एक्सेस टू इंटरनेशनल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। मोस्ट इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स आर नॉट ओपन फॉर इंडिविजुअल्स, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी इंडिविजुअल का मूड बना और उसने जाकर के आईसीजे में किसी के खिलाफ केस कर दिया। ये चीज जो है एक इंडिविजुअल के राइट्स में नहीं आती है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। इंडिविजुअल में बी गिवन राइट टू अपीयर बिफोर एन इंटरनेशनल कोर्ट, उसे दिया जा सकता है। यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। एनी प्राइवेट इंडिविजुअल हु आर नेशनल्स ऑफ state parties can bring an action before the European Court of Human Right against their own government for violation of human rights. यूरोप, इसमें जो एक्सेप्शन है वो ये है कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम, इसमें ये है कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल है वो इंटरनेशनल कोर्ट के सामने, यूरोपियन कोर्ट के सामने आ सकता है अगर किसी इंडिविजुअल की गवर्नमेंट उसके राइट्स को वायलेट कर रही है तब। तो ये जनरल रूल था और उसमें एक्सेप्शन। अब देखते हैं एक्सेस टू आईसीजे। अब एक इंडिविजुअल आईसीजे तक कैसे जाता है। आर्टिकल 34 सब क्लॉज 1 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे कहता है ओनली स्टेट शैल बी द पार्टीज इन केस बिफोर द कोर्ट, कि एक आईसीजे के सामने सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स ही जा सकती है। इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस हैज नो लॉकस स्टैंडिंग बिफोर द कोर्ट, यानी कि इंडिविजुअल्स या जो कॉर्पोरेशंस हैं ये कोर्ट के सामने नहीं जा सकते। इफ दे आर विक्टिम ऑफ इंटरनेशनल रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, they have to persuade their national state to take up the case and initiate proceeding against the responsible state before the world court. इसमें यह बात है कि अगर आपने कोई केस आईसीजे में किसी फॉरेन इंडिविजुअल या स्टेट के खिलाफ लेके जाना है तो आपकी स्टेट उस केस को वहां तक लेके जाएगी, यानी कि आईसीजे के सामने आप नहीं जाएंगे, आपकी स्टेट जाएगी आपके लिए या आपके बिहाफ पे जाएगी। फैक्टर्स क्या हैं टू बी टेकन टू इनिशिएट सच इंटरनेशनल क्लेम्स। इस तरह के क्लेम के लिए जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं, देयर मस्ट हैव बीन एन इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय अ फॉरेन स्टेट अगेंस्ट अ नेशनल और कॉर्पोरेशन ऑफ द क्लेमेंट स्टेट, कि यहाँ पर जो है इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट कोई कमिट किया जाए किसी फॉरेन स्टेट के खिलाफ, किसी नेशनल के लिए या किसी कॉर्पोरेशन जो कि क्लेम कर रही है। दो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल क्लेम। नंबर 1,
nationality of claim. Number 2, exhaustion of local remedies. पहले नंबर पे जो nationality of claims है उसमें कहता है कि there must be a linkage of nationality between the victim and the state making the claim, कि कोई linkage होना चाहिए nationality के बीच और उस victim के बीच और उस state के बीच जो claim show कर रही है. उसके बाद exhaustion of local remedies. इसमें कहता है the victim must have been exhausted all the effective local remedies available at the wrongdoer state, कि the victim है उसको exhausted all the effective local remedies available at the wrongdoer state. ठीक है. अब jurisdiction requirement क्या है? Article 36 of the statute of ICJ. The court can exercise jurisdiction only with the consent of both state parties to the dispute. इसमें juridical requirement ये है कि कोई भी individually केस नहीं ले जा सकता जब तक कि दोनों जो अपने states हैं या दोनों individual हैं वो केस को ना लेके जाए तब तक वो केस नहीं जा सकता. यानी कि अगर दोनों हामी भरेंगे तभी आईसीजे उस केस को उठाएगा. जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान, ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंट्री इंडिया आईसीजे में चली जाए और कहे कि ये मेरा केस है, तो ये केस तब तक नहीं उठाया जाएगा जब तक दोनों कंट्री ना चाहें कि ये केस आईसीजे में डील किया जाए. इसकी केस स्टडी में आता है नॉट ए बो, ये एक केस स्टडी है आईसीजे के केसेस में. अब इंडिविजुअल्स की कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ राइट्स हैं और कुछ ऐसी ट्रीटीज भी की गई हैं जो कि इंडिविजुअल की राइट एंड ड्यूटीज से रिलेटेड हैं. पहले नंबर पे जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट है. उसके अलावा है 1965 की कन्वेंशन ऑन सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल्स ऑफ द स्टेट्स. उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास एक और ट्रीटी है 1949 की जिनीवा कन्वेंशन ऑन प्रिजनर्स ऑफ वॉर. उसके बाद चौथे नंबर पे है द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द जेनोसाइड 1948. फ्रेंड्स, ये जो चारों मैंने ट्रीटीज या कन्वेंशंस इसमें मैंने मेंशन की हैं, ये चारों के चारों इंडिविजुअल्स की कुछ राइट्स और उनको कुछ ड्यूटीज प्रोवाइड करती है. अब हम राइट्स और इंडिविजुअल की जो ड्यूटीज हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है ह्यूमन राइट. ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जिस तरह हमारे पास है, ये इंकरेज करती है कि ह्यूमन राइट की रिस्पेक्ट करनी है. उसके बाद है राइट टू मेक पिटीशन. ठीक है, एक इंडिविजुअल को राइट है कि वो पिटीशन कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, या इसमें कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर भी जो है वो मेंशनेबल है, वो भी राइट देती है. उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे जो राइट है वो राइट टू कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स. इसमें राइट टू कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में ये है कि आपके पास राइट है कि आप अपना डिस्प्यूट सेटल करवा सकते हैं. उसके बाद ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स हैं. कुछ ड्यूटीज हैं, लेकिन एक स्टेट के राइट होते हैं तो दूसरे की ड्यूटीज. एक इंडिविजुअल का अगर राइट है तो दूसरे की ड्यूटी है, अगर दूसरे की ड्यूटी है तो फिर पहले की जो है वो राइट्स बन जाती हैं. इस तरह ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल क्या है? ऑफेंस ऑफ पायरेसी पहली ड्यूटी है. ये पूरी दुनिया में मना है कि किसी भी इंडिविजुअल ने पायरेसी नहीं करनी है. वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ वॉरफेयर, एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि वो रूल ऑफ वॉरफेयर को वायलेट नहीं करेगा. सैंक्शन अगर कोई करेगा तो उस इंडिविजुअल पे सैंक्शंस लगाई जाएंगी. ऑफेंस ऑफ स्पियोनेज, आर्टिकल 24 ऑफ द हैग रेगुलेशन. ठीक है, तो वो कहता है कि ये कस्टमरी लॉ भी है, इसमें जो है पनिशमेंट की जाती है. स्पियोनेज एक पूरी दुनिया में क्राइम माना जाता है. उसके बाद क्राइम ऑफ जेनोसाइड. उसके बाद ये एक जेनोसाइड वो कहीं भी हो पूरी दुनिया में, अगर वो जेनोसाइड करता है कोई इंडिविजुअल तो वो उस पर जो है इंटरनेशनल लॉ एक्शन लेता है. उसके बाद एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग है, इंटरनेशनल क्राइम है ये भी. हाईजैकिंग जिस तरह 9/11 के इंसिडेंट में हाईजैकिंग की गई थी एयरक्राफ्ट की. उसके बाद किडनैपिंग ऑफ डिप्लोमेटिक पर्सनल एंड अदर पर्संस,
ये भी इंडिविजुअल की ड्यूटीज में आता है कि इनका जो क्राइम है किडनैपिंग ऑफ डिप्लोमेट या किसी और इस तरह के इस फील्ड से रिलेटेड पर्सन के, तो वो एक इंटरनेशनल क्राइम बन जाता है। उसके बाद है अपार्थाइड। अपार्थाइड बेसिकली एक रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है जो कि अफ्रीका में अफ्रीकन कंट्रीज में लाया गया था। तो ये भी जो है ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स में आता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो है कॉर्पोरेशंस। Corporations or companies usually are treated as the same as individuals. Normally, their relationship with state is governed by the domestic law. ठीक है, कॉर्पोरेशंस जो है वो बेसिकली एक इंडिविजुअल की तरह ही है। उनका रिलेशनशिप एक स्टेट के साथ डोमेस्टिक लॉ ही मोस्टली ट्रीट कर रहे होते हैं। However, it is possible that a contractual relationship between a corporation and a state be governed by international law. हाँ, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो जो है इंटरनेशनल लॉ के अंडर डील होगा। एग्जांपल के लिहाज से अगर हम केस स्टडी देखें तो टेक्सेको वर्सेस लिबिया केस, इसमें था कि कंसेशन एग्रीमेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल might be an internationalized contract subject to rule of international law. इसमें कंसेशन एग्रीमेंट था जो कि सब्जेक्ट to rule of international law था, but such contracts are at the discretion of the host state. लेकिन ये सवाबदीदी है host state की, and they do not confer international legal personality on the foreign companies. वो confer नहीं करते legal personality on the foreign companies पे। इसी पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला हो।